एक्सक्यूज मी, आप वृंदा है ना? पीछे से अपना नाम सुनकर वृंदा ने पलटकर देखा। एक पल पहचान की कोशिश के बाद अनायास ही वृंदा के मुंह से निकल पड़ा, अरे सैली, तुम कैसी हो? थैंक गॉड मैंने सही पहचाना। पहले तो मैं डर ही गई थी कि कोई और ना हो, लेकिन तुम्हें इतने दिनों के बाद देखा तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। कितने अरसे के बाद मिल रहे हैं ना हम। तुम यहाँ कब आई? कुछ दिन हुए हैं यहाँ आए। आजकल बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है ना, इसलिए सोचा कुछ दिन माँ बाबूजी के साथ बिता लूँ। ठीक है, आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ, तुम्हें जब भी समय मिले घर जरूर आना। आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। ये रहा मेरा कार्ड। सैली ने अपना विजिटिंग कार्ड वृंदा के हाथ में थमाते हुए कहा। फिर वृंदा से आने का वायदा लेकर सैली डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकल गई। वृंदा बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। बच्चों का ही कुछ सामान खरीदने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर तक चली आई थी और यहाँ उसकी मुलाकात अचानक ही सैली से हो गई। घर आने के बाद भी वृंदा के दिमाग में सैली ही घूम रही थी। वृंदा और सैली एक ही मोहल्ले में रहती थीं। सैली के पिता आर्मी में थे। उन्हें दूर दराज के इलाकों में रहना पड़ता था, इसलिए सैली को उसकी बुआ के पास पढ़ने के लिए भेज दिया गया। गोरी चिट्टी खूबसूरत सैली सौख मिजाज की स्वच्छंद विचारों वाली लड़की थी। उसका गठीला बदन, बड़ी बड़ी आँखें आसानी से किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। बात बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़ती। हंसते हुए गालों में गड्ढे पड़ते तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती। अपनी सुंदरता और आधुनिक पहनावे के कारण सैली मोहल्ले की दूसरी लड़कियों से अलग दिखती थी। सैली कभी सलवार कमीज पहनती तो दुपट्टा गले से झूलता हुआ मानो रस्म ही पूरी करता हो। छोटी मिडी और ऊंची सैंडल पहनकर इतनी अदा से चलती कि देखने वालों के दिल हलक में आ जाते। कॉलेज जाना हो या कहीं और, इतना सज धज कर निकलती जैसे किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हो। कॉलेज जाते समय नुक्कड़ पर मंचलों का जमावड़ा ही लग जाता। अपने ऊपर कसने वाले फिक्रों से परेशान होने की जगह सैली इस तरह से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती जैसे उसे किसी बड़ी उपाधि से नवाजा गया हो। मोहल्ले में वह चालू लड़की के रूप में पहचानी जाने लगी थी। इज्जतदार कहलाने वाले घरों ने अपने परिवार की लड़कियों पर सैली से मिलने जुलने बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उन्हें सैली की संगति में अपना मान सम्मान खतरे में दिखाई देने लगा था। वृंदा को भी सैली से मिलने जुलने की मनाही थी, लेकिन दोनों के कॉलेज के रास्ते एक होने की वजह से अक्सर दोनों की बातें हो जाती थीं। एक दिन सैली का अच्छा मूड देखकर वृंदा पूछ ही बैठी, तुम जानती हो सैली, तुम्हें देखकर लोग किस तरह की बातें करते हैं? जानती हूँ यार, मुझे सब मालूम है। मोहल्ले वाले जलते हैं मुझसे, इसीलिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं, बट आई डोंट केयर। लेकिन सैली, छोड़ वृंदा, सैली ने उकताए स्वर में कहा। लोगों की चिंता करके मैं इस उम्र में बूढ़ी नहीं दिखना चाहती हूँ, और तू भी लोगों की परवाह जरा कम किया कर, नहीं तो फेयर लेडी की जगह ओल्ड लेडी लगेगी। फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ी। मोहल्ले की लड़कियों के लिए अछूत बन चुकी सैली उन तमाम लड़कों के आकर्षण का केंद्र थी, जिन्हें दिन भर मटर गश्ती करने के अलावा कुछ काम न था। सैली के नए नए प्रेम के किस्से मोहल्ले की हवाओं में गूंजते रहते, जिनमें अधिकतर सच्चाई कम भी होती और मनगढ़ंत किस्से ज़्यादा। उन्हें फैलाने वाले लोग भी वही होते जिन्हें वह नज़र उठाकर देखती भी नहीं थी। बीए करने के बाद कॉलेज बंद होने से वृंदा का सैली से मिलना जुलना बंद हो गया था। फिर एक दिन सुनने में आया कि सैली किसी के साथ भाग गई। उसके बाद फिर कभी उसकी खबर नहीं मिली। इधर वृंदा के पिताजी वृंदा के विवाह के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। काफ़ी दौड़ धूप के बाद वृंदा का विवाह मनोज से हो गया।
मनोज की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नई नई नियुक्ति हुई थी और दूसरे शहर में कार्यरत था। शादी के कुछ समय बाद वृंदा भी मनोज के पास चली गई थी। अब तक वृंदा 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी थी। इतने वर्षों के बाद अचानक सैली को देखकर वृंदा के मन में उसके बारे में जानने की इच्छा जाग उठी थी। इतना वक्त बीतने पर भी सैली में लेस मात्र परिवर्तन नहीं आया था। वही बोलती सी आंखें, वही मादक मुस्कान, वही छरहरी काया। सैली की सोनी मांग देखकर इतना तो वह समझ ही गई थी कि सैली ने शादी नहीं की। अचानक ही वह अपनी तुलना सैली से करने लगी। साधारण रंग रूप होने के बावजूद आज वह खुद को सैली से ज़्यादा श्रेष्ठ समझ रही थी। वह सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पति मनोज उसे बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार उसे एक मजबूत किले के समान लगता था, जिसके साये में वह अपने बच्चों के साथ सुरक्षित महसूस कर रही थी। जहाँ एक और उसके पास मनोज जैसे प्यार करने वाले पति थे, 2 फूल से बच्चे उसके जीवन की बगिया को महका रहे थे। वहीं दूसरी ओर सैली के जीवन की रिक्तता उसे साफ साफ नजर आ रही थी। उसे सैली के साथ हमदर्दी होने लगी थी। एक दिन शाम को माँ से सहेली के यहाँ जाने का बहाना बनाकर वृंदा सैली के घर जाने के लिए निकल पड़ी। महानगर की भीड़ भाड़ से दूर समंदर के किनारे पॉस कॉलोनी में सैली का फ्लैट था। अपने घर वृंदा को आया हुआ देखकर सैली प्रसन्नता से खिल उठी। आओ वृंदा, मैं तो समझी थी तुम नहीं आओगी। आती कैसे नहीं, तुमसे मिलने का इतना मन जो था। कैसी हो तुम? कैसी दिख रही हूँ? सैली हल्के से मुस्कुरा उठी। एक लंबे अरसे के बाद दोनों को आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिला था। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। सैली को मूड में देखकर वृंदा पूछी बैठी, एक बात पूछूं सैली, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बोलो। तुमने तो अपने दोस्त के लिए घर छोड़ दिया था ना? क्या वह बेवफा निकला? शादी नहीं की उसने? वृंदा ने जैसे सैली की दुखती रग को छेड़ दिया था। एक फीकी सी मुस्कान सैली के ओंठों पर तैर गई। नहीं यार, वह बेवफा नहीं था। वह तो चाहता था शादी करना, लेकिन उसके माँ बाप ने पैसों के चक्कर में कोई और लड़की उसके गले बांध दी थी। लेकिन तुम्हें क्या मिला? सिर्फ बदनामी। वो तो अपनी पत्नी के साथ मज़े से रह रहा होगा और तुम यहाँ अकेली ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो। सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता वृंदा, सैली ने मायूसी से कहा। मनु ने शादी जरूर कर ली है, लेकिन उसका प्यार आज भी मेरा है। वह अपनी बीवी के पास होकर भी उसके पास नहीं है। तुम अब भी उसके प्यार का दम भरती हो सैली? वृंदा ने थोड़ी आश्चर्य से कहा। अगर वह तुमसे सच में ही प्यार करता तो सारे जमाने को ठुकरा कर तुम्हें अपना बना लेता। वह उसकी मजबूरी थी वृंदा, सैली ने मनु का पक्ष लेते हुए कहा। मनु अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। मुझसे इतनी दूर रहकर भी मेरी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखता है। ये फ्लैट भी उसी ने दिया है। महीने में एक बार मेरे पास ज़रूर आता है। बाकी दिन उसके फिर से आने के इंतज़ार में काट देती हूँ। सैली की आवाज़ में दीवानगी सी छनकने लगी। तुम कुछ भी कहो सैली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इश्क के चक्कर में नहीं पड़ती तो आज बेहतर ज़िंदगी बसर कर रही होती? अब जाने भी दो वृंदा, सैली ने थकी सी आवाज़ में कहा। फिर शायराना अंदाज में किसी अनाम शायर की से कह उठी, कांटे ही किया करते हैं फूल की हिफाजत। सब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा? फिर कुछ सोचकर बोली, वृंदा तुम देखना चाहोगी उसे? फिर वृंदा के जवाब का इंतजार किए बिना तेजी से एक दूसरे कमरे में जाते हुए बोली, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। कुछ समय के बाद अचानक छन से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। वृंदा लगभग दौड़ते हुए दूसरे कमरे में गई। सैली फर्श पर अपना पाँव पकड़े हुए बैठी थी। पास ही में एक स्टूल उल्टा हुआ पड़ा था, साथ ही कांच के टुकड़े और एक फ़ोटो। शायद उसने स्टूल पर चढ़कर फ़ोटो उतारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वह फ़ोटो समेत नीचे आ गिरी। सैली ठीक हो ना तुम?
हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सारा शीशा टूट गया। देख जरा, फोटो तो ठीक है ना? वृंदा ने आगे बढ़कर धीरे से फोटो को उठाया। फोटो पर नज़र पड़ने के बाद तो जैसे वह पलक झपकना ही भूल गई। उसे लगा जैसे उसके कानों के पास बम फूट रहे हों। सैली कुछ कह रही थी, पर वह क्या कह रही थी उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। ये वृंदा के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। हाँ यही है मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा मनु। वृंदा ने एक बार फिर गौर से तस्वीर को देखा। जिस मजबूत किले में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, इस किले की दीवारें एक एक करके गिरती जा रही थी। यह उसके पति मनोज की तस्वीर थी। वृंदा को लगा जैसे जमीन पर पड़ा सारा कांच उसके सीने में धंस गया हो। वृंदा ने एक कहर भरी नज़र सैली पर डाली। वह दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश कर रही थी। बाहर सूरज समंदर में उतरने को तैयार था। उसकी लाल रोशनी सारे समुद्र को भी लाल किए हुए थी। वृंदा को लगा शायद कुछ कांच के टुकड़े समंदर के सीने के भी पार हो गए हैं।